गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे अगस्त 25 एंड 26 दोनों के करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस चैनल पे लगातार जो मेंस के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको देते रहता हूं, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी एवं नॉलेज जो भी आप सुनते हैं पढ़ते हैं उस वो इम्प्रूव हो सके। बड़ी खबर यह है कि जो हमने आंसर्स लिखे हैं पिछले कुछ दिनों में, सेम चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट की गई है या फिर न्यूज़पेपर में भी उससे संबंधित एडिटोरियल आए हैं। फॉर एग्जांपल पहला मैं लूँगा जीएसटी से। कुछ दिन पहले मैंने पूछा था कि कोरोना को देखते हुए जीएसटी में क्या क्या और बदलाव किए जा सकते हैं, क्या स्टेप्स और उठाए जा सकते हैं। नाउ दो इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं और सब्सक्राइबर जो उन्होंने आंसर्स लिखे थे और काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे थे कमेंट्स में। नाउ इससे रिलेटेड दो पॉइंट्स है। जीएसटी में जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उस पे सेस बढ़ाने की बात की गई है, जिससे कि जो सेंटर का जीएसटी का रिवेन्यू था वो बढ़ सके। और दूसरा ये कि जो मोटरसाइकिल 28% जीएसटी ब्रैकेट में आता है, उसको 18% में करने का एक प्रपोजल जीएसटी काउंसिल, जिसकी की मीटिंग कल है, वो प्रपोज किया गया है। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने 3-4 दिन पहले आपको दिए थे कि आप क्या क्या चेंजेस अगर आपको मौका दिया जाए तो आप करेंगे, और काफ़ी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लिखा भी था। नाउ दिस इज द पॉइंट, जो आप सोच रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट भी उसी लाइन पे सोच रही है और उनका भी वही है। अगर इस तरीके के आंसर्स आप मेंस, यूपीएससी मेंस या किसी एग्जाम में लिखेंगे तो इससे ये मालूम चलेगा कि आप फ्यूचर का जो सॉल्यूशन है वो आप सोचते हैं। जो स्टूडेंट है वो न सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचता है बल्कि जो सॉल्यूशन है वो भी सोचता है। तो जीएसटी का एक पॉइंट था। सेकंड, मैंने पूछा था आपसे एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ में जो पाकिस्तान का रोल है और भारत के सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर है हिंदू, उसमें एक आर्टिकल था, परसों मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। तो दैट शोज कि जो बर्निंग टॉपिक है वो मैं आपको लगातार देते जा रहा हूं, और इस पे एफएटीएफ पे भी कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे आंसर्स लिखे थे, विच इज वेरी प्रेजवर्दी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आज एक पूरा आर्टिकल है, और अरुणाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी है। मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, एंड ये पूछा था कि क्या अरुणाचल प्रदेश की जो एम्बिशंस है, जो वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस है, उनको एड्रेस किया गया है या नहीं किया गया है। ये भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर इस चैनल के, उन्होंने आंसर किया था। और देखिए जो गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश की, वो एक नया प्रपोजल भेज रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 6th शेड्यूल के तहत उसको कवर करना चाहिए, उसमें अरुणाचल प्रदेश को लाना चाहिए ताकि उसकी एस्पायरेशंस जो है वो मीट हो सके। नाउ अगेन, अगर आपने ये आंसर यूपीएससी के क्वेश्चंस में लिखा है, यूपीएससी के एग्जाम में, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते और काफ़ी अच्छा आपका रिजल्ट आता। क्यों? क्योंकि आप जो फ्यूचर है उसके बारे में यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, एंड आई एम गिविंग यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन बर्निंग टॉपिक ओनली। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी के बारे में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं देता हूँ। तो साथियों, आप अपनी मेहनत का फल देख सकते हैं। जो आप काम कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे रहे हैं लगातार, जिस टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा भी लगातार या जो एडिटोरियल एनालिसिस है उनमें भी लगातार कवर किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, आंसर्स बनाते रहिए, क्योंकि हर एग्जाम की पहली जरूरत यह है कि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो, आप अच्छे से 360 डिग्री सोच सके। सो आपने इसका आंसर लिखा, फ्यूचर में भी इस तरीके से आंसर लिखते रहिए। जो भी क्वेश्चंस यहाँ दिए जाए, आई एम श्योर यू विल गेट सेलेक्टेड इन एनी ऑफ द एग्जाम्स विच यू आर प्रिपेयरिंग। शुरू करते हैं आज का। इसमें मैंने आज क्वेश्चंस रखे हैं। आज में ये हैं, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी अलाउंस, व्हाट इज गूगल पे, व्हाट इज सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, व्हाट इज एनपीसीआई, which are 3 agricultural ordinances recently passed, what is ordinance and what is the procedure of passing an ordinance, क्या तरीका है ऑर्डिनेंस पास करने का। तो ये क्वेश्चंस मैंने रखे हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, कवर करेंगे हम, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। यहाँ पे है ये फारूक अब्दुल्ला, यहाँ से JNK से रिलेटेड, वहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने और 6 पार्टियों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अपोज करेंगे। जो आर्टिकल 370 और 35A का हटाया गया है उसको अपोज करेंगे और पुराना स्टेटस करेंगे। यहाँ पे सेक्शन 124A बात करता है सेडिशन के बारे में, ये मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेडिशन से रिलेटेड काफ़ी इसके डिबेट्स भी चलते रहे हैं, पेटिशन भी पढ़ते हैं इसमें। ये है यहाँ पे आप देखेंगे ग्लैंडर्स डिजीज के बारे में बात किया गया है। डिजीज होता है ग्लैंडर्स, जो कि घोड़े हैं, डोंकीज है, उनमें होता है। पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स।
तो ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। यहाँ पे एक अच्छा आर्टिकल है, ये बात कर रहा है रिवेन्यू के बारे में। दिल्ली का रिवेन्यू है वो कम हुआ है। यहाँ पे है 5 जगहों से दिल्ली का रिवेन्यू आता है। वैट, जीएसटी, एक्साइज टैक्स, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड मोटर व्हीकल टैक्स है। सो वो कम हुआ है। और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी जो रिवेन्यू डेफिसिट होता है जीएसटी का वो फुलफिल करती है। ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ जीएसटी काउंसिल के तहत। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गूगल पे के बारे में। गूगल पे क्या है? एक थर्ड पार्टी ऐप है जो कि पेमेंट सिस्टम में काम करती है। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि परमिशन ग्रांट करता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को एज अ बैंक या थर्ड पार्टी के रूप में पेमेंट सिस्टम ऑपरेट कर सके। सो ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो कवर कर लिया हमने। यहाँ पे ये 3 ऑर्डिनेंसेस हैं, 3 एग्रीकल्चरल रिलेटेड ऑर्डिनेंसेस हैं। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंसेस, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंसेस। और ये इसमें जो पंजाब है उसको अपोज कर रहा है। पंजाब में जो आप पार्टी है उन्होंने वो टेबल करने वाले हैं, ऑर्डिनेंस के खिलाफ में मोशन टेबल करेंगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है उसको रीडेवलपमेंट के लिए 1600 करोड़ पैसा अप्रूव किया गया है। ये आर्टिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ये पहला है एफएटीएफ है। एफएटीएफ ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि जो कदम उठाए हैं पाकिस्तान ने, पहले ये बात कही थी कि दाऊद और जो टेररिस्ट है जाकिरुल रहमान लखवी उसका पता दे दिया था, लेकिन फिर बाद में डिनाई किया कि दाऊद इज नॉट इन पाकिस्तान। फिर दूसरा ये है कि द स्टेप्स विच हैज़ बीन टेकन बाय पाकिस्तान इज नॉट कंप्लीट, और पाकिस्तान को जो अक्टूबर में मीटिंग होनी है एफएटीएफ की उसमें उसके लाइन करने के लिए और कदम उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे है, ये है जेएनके से रिलेटेड। जेएनके से रिलेटेड ये है कि पीपल्स पार्टी रिजम्पशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड आर मस्ट इन जेएनके। सो व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग, ये कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में 370 और 35 से ये हटाया गया, उसके बाद में उसके लीडर्स लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये चीज़ें दोबारा लागू की जाए। और फिर ये कह रहे हैं कि अगर क्लोजर इंटीग्रेशन जेएनके का करना है तो बातचीत इज द वे फॉरवर्ड। ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल फिजिकल काउंसिल से रिलेटेड है कि ये ऑथर ये कह रहे हैं कि फिजिकल काउंसिल नाम का एक नया इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो डेप्ट है, डेफिसिट है, वो 7% ऑफ जीडीपी है, जो टारगेट था बजट में वो 3.5% का था। सो एफआरबीएम एक्ट के कंप्लायंस के लिए फाइनेंशियल काउंसिल की बात कही गई थी। 13 फाइनेंस कमीशन जो था उसमें ये बात कही गई थी। अभी 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। सो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि फिजिकल जो काउंसिल है वो एक इंडिपेंडेंट फिजिकल इंस्टीट्यूशन होगा, और इसका मैंडेट ये होगा जो एफआरबीएम एक्ट है उसके कंप्लायंस को जांच करेंगे ये। सो और उन्होंने पॉइंट्स अपने दिए हैं। 36 कंट्रीज में ये लागू हो चुका है, और ये कह रहे हैं कि अगर ये इंस्टीट्यूशन लागू होता है फिजिकल काउंसिल का तो उससे भारत का जो फिजिकल प्रूडेंस है वो बढ़ेगा। एंड फिर ये कह रहे हैं कि जब मार्केट फेल होता है तो गवर्नमेंट कम्स इनटू पिक्चर, एंड जब गवर्नमेंट फेल होगी तो दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कैन कम इनटू द पिक्चर। सो इन्होंने अपना पॉइंट रखा है फिजिकल काउंसिल का, और उसके बारे में इन्होंने बताया कि इसमें अनइलेक्टेड जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें रहने चाहिए, और ये पार्लियामेंट की तरफ इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये पॉइंट उन्होंने रखा। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड। ये बात कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अगर भारत को करना है तो उसमें कोरोना के बाद में ये रियलाइज हुआ है, देन इंडिया नीड्स टू टेक सर्टेन स्टेप्स। देन व्हाट दे आर सेइंग यूएस में ये किया गया था यूएस अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत। भारत में ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की जो है उसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस अभी सिर्फ पुअर्स तक था, जो गरीब थे उनके लिए था, तो जो बाकी लोग हैं उनको भी करेंगे तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वी कैन अचीव। एंड ये भी कह रहे हैं कि इसमें फाइनेंसेस भी काफ़ी खर्च होंगे। ये आर्टिकल कहता है टैक्स पेयर्स के बारे में है। ये कह रहे हैं कि जो भारत में 1.35 बिलियन भारत की आबादी 135 करोड़, लेकिन 15 मिलियन लोग ही हैं जो टैक्स पे करते हैं, और कई कदम उठाए गए हैं लेकिन लोग जो टैक्स पे करने वाले हैं वो इंक्रीज नहीं हो पाए हैं। तो अलग अलग इन्होंने डेटा दिया है। एक डेटा में ये कह रहे हैं कि 23,000 जो लोग हैं जिनकी अच्छी इनकम थी वो भारत छोड़ के जा चुके हैं 2019 के डेटा के हिसाब से। फिर ये कहते हैं कि देश की इनकम 55% इनकम जो 10% लोग हैं टॉप के उन्हीं के पास है। फिर ये कहते हैं कि 1971 में 97.5% टैक्स हुआ करता था, वो घट के अब 30% आ चुका है। तो ज़रूरत ये है कि टैक्स पे करने वाले लोग ज़्यादा बढ़े जिससे कि सोशल जस्टिस अचीव किया जा सके।
फिर ये आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। दिस आर्टिकल इज सेइंग कि यूएई इजराइल का जो समझौता हुआ है उसका मिडिल ईस्ट पे फर्क पड़ा है। अब पैलेस्टाइन को, अगर पैलेस्टाइन कैन नॉट डिपेंड ऑन अरब वर्ल्ड कि वो उनकी लड़ाई लड़े, पैलेस्टाइन को फिलिस्तीन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और अरब और इजराइल में ये नई दोस्ती शिया और सुन्नी को लेके हुई है। जो ये बाकी वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड है, वो सुन्नी बाहुल्य है। ईरान जो है वो शिया है, तो ईरान के से सिक्योरिटी के लिए, ईरान से सिक्योरिटी रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए इजराइल से डील की गई है। तो ये बात कह रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन। केरला में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था सरकार के खिलाफ, जो कि गिर गया। आपने बताना है कि व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट है कर्नाटका से रिलेटेड। कर्नाटका में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि वहाँ पे वो नया एक्ट ला रहे हैं जिससे कि इसको लागू कर सके। फिर यह है कि भारत और चाइना के बीच में बातचीत चल रही है और 5 राउंड ऑफ बातचीत हो चुकी है और फर्दर कोई उसमें फल नहीं मिला है। सो नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉक्स विल बी इनिशिएटेड। ये है जो डीआरडीओ है, उसने 108 मिलिट्री सब सिस्टम एंड कंपोनेंट के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि डीआरडीओ और उसके इंडियन जो कंपनीज हैं वो डेवलप करेंगी। सो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। आपको याद होगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 101 आइटम्स को नेगेटिव में इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया गया था, जिनका आयात नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डीएनए बिल से एक नया बिल टेबल हुआ था, डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया था 2019 में, जिसमें कि जो डीएनए बैंक बनाने की बात कही गई थी, खासकर जो क्रिमिनल्स हैं उनका डीएनए बैंक बनाया जाए, जिससे कि अगर वो क्राइम करते हैं तो उसमें वो आगे पकड़ा जाए। तो इसमें प्राइवेसी का इशू उठाया गया है और ये उठाया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, उनके पास ये गया है, वहां पर इसके बाद डिस्कशन चल रहा है। ये आर्टिकल है कि इलेक्शन कमीशन का डेटा इस्तेमाल करके दिल्ली पुलिस ने दिल्ली राइट्स में जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया है। सो उस पर भी डिस्प्यूट हुआ है कि क्या इलेक्शन कमीशन डेटा शेयर कर सकता है, प्राइवेसी कंसर्न का हुआ है। फिर यहाँ पे ये है कि जो MCI है, दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रपोज किया है कि नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन नीट परीक्षा कराए जाने के लिए। ये यहाँ पे ये है कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट का मामला है, उसमें लॉयर है, उन्होंने ये डाला है कि 129 आर्टिकल को रिव्यू करने के लिए, या 129 आर्टिकल के तहत ये उस पर कहा है कि क्या वो जो फ्री स्पीच है उसको कर्टेल करता है एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को क्या ओवरराइड वो कर सकता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑन लॉ डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे ये मैंने बताया था आपको स्टार्ट में भी, जो जीएसटी काउंसिल है उन्होंने सेस बनाए जाने की बात कही है। किस पे? टोबैको प्रोडक्ट्स पे। उससे क्या फायदा होगा? उससे एडिशनल टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा। 49,000 करोड़ जो है टैक्स रिवेन्यू वो बढ़ेगा। और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोबैको यूजर है इंडिया में, 268 मिलियन। सो उससे जो टोबैको यूज करने वाले हैं उससे भी कम होंगे और कंट्री जो है उसको रिवेन्यू भी बढ़ेगा। तो जीएसटी काउंसिल ये सेस जो लगता है, इस सेस से डेफिसिट जो होता है उसको फुलफिल करते हैं। नाउ डीलिमिटेशन कमीशन के हेड है जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई। इन्होंने मीटिंग की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, सुशील चंद्रा, ये भी मेंबर है डीलिमिटेशन कमीशन के। क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं कि जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी बाउंड्री को रीड्रॉ कर रहे हैं, और खासकर जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे, ताकि इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कराया जा सके। फिर यहाँ पे जो गुवाहाटी है वहाँ पे एक रोपवे को उसका उद्घाटन हुआ है। ये रोपवे 1.8 किलोमीटर का है और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ता है। सबसे बड़ा है लैंड पे वो गुलमर्ग में है, रिवर पे सबसे बड़ा शायद ये बना है। फिर ये है किताब के बारे में, एक बुक लिखी गई थी दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। इसको ब्लूम्सबेरी ने बैन कर दिया था, इसका विमोचन होना था। इसके राइटर कौन है? और ये है मिस अरोरा एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सोनाली चितलकर एंड प्रेरणा मल्होत्रा, इन्होंने ये किताब लिखी है। तो हो सकता है कहीं क्वेश्चन आए 1 आध नंबर का, तो आप आंसर कर सके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तालिबान का एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया था और वहाँ पे अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में दोहा में बातचीत शुरू होनी है। तो उससे पहले पाकिस्तान वो डेलीगेशन गया था। तो पाकिस्तान इज ऑल्सो हैविंग इंटरेस्ट कि वहाँ पे अफगानिस्तान में ये बातचीत हो। फिर यहाँ पे चाइना ने एक वॉरशिप लॉन्च किया है पाकिस्तान नेवी के लिए, एडवांस नेवल वॉरशिप है, टाइप 054 क्लास फ्रिगेट, पाकिस्तान स्टेट रन जो एजेंसी है उन्होंने बताया है इस तरीके का है। बेलारूस में आपको बता चुका, बेलारूस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से लगातार विरोध चल रहा है रिजल्ट के बारे में।
ये यहाँ पे है कि फेसबुक का इस्तेमाल करके कंबोडिया में जो सरकार के खिलाफ लोग बोलते हैं उनको दबाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन और ये पिछले 35 सालों से है। और फेसबुक किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है इलेक्शन में या फिर कंट्रीज के इंटरनल वर्किंग में। यहाँ पे ये है कि एग्रीकल्चरल प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पर पर्सन इनकम जो है वो घटेगी। सो ये इससे आर्टिकल है। क्या इंपॉर्टेंट है, 111 मिलियन पीपल पहले एग्रीकल्चर में थे, अब बढ़ के 130 मिलियन हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, फिर ये है कि अगला जो पॉइंट है, ओके सो आज का हमारा इतना जो था मैंने आपको बता दिया। एक आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का क्या रोल है भारत के जीडीपी में या भारत के इकोनॉमी में। कल मैंने बताया था परसों कि कितना परसेंट लोग उस पर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है और कितना परसेंट वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ये मैंने आपको बताया था। तो और ये न्यूज़ एक आई है कि भारत एग्रीकल्चर में इनकम बढ़ेगा क्योंकि लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं और जो इस तरीके के प्रॉफिट सेंट्रिक जो फसल है वो भी उगाई जा रही है। तो काफ़ी इस साल के एग्रीकल्चरल जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिला है, लेकिन चूंकि लोग भी बढ़ गए हैं तो इसलिए प्रॉफिट कम होगा। तो आप इस पूरे को समराइज करते हुए आप इसका आंसर दीजिएगा कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है, कितने लोग डिपेंडेंट है और इस साल क्या पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर आउटपुट में या क्रॉपिंग पैटर्न में। क्रॉपिंग पैटर्न एक बहुत बड़ा इसका पेपर 2 का टॉपिक है, क्रॉपिंग पैटर्न। तो आपको मैं बता दूं कि क्रॉपिंग पैटर्न इस साल चेंज होने जा रहा है। जो मतलब क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है कि जो फसल बोई जा रही है, तो इस बार प्रॉफिट सेंट्रिक फसल बोई जा रही है जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो, क्योंकि लेबर की कमी नहीं है, काफ़ी लोग जाके वापस गाँव में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी क्रॉपिंग पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे 26 26 की अगस्त के बारे में बात करेंगे हम। देखेंगे पहली न्यूज़ है एनआईए से रिलेटेड। एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी है कौन से केस में, फरवरी 14 2019 में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में। इसमें क्या क्या निकल के आया है, जैश ए मोहम्मद जो अन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, उनको मेन कल्प्रिट इसमें माना गया है और आईईडी का इस्तेमाल हुआ था 200 kgs का। इसमें अदिल अहमद डार, जो आप इस फोटो में देख सकते हैं, अदिल अहमद डार था, वो सुसाइड बॉम्बर था जिसने कि गाड़ी सीआरपीएफ के बस में ले जाके एक्सप्लोजिव से भरी हुई उसको रैम कर दिया था, जिससे 40 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए थे। और इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें नाम लिया गया है जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर और 18 अदर्स का, वो इसमें नाम आया है। नाउ यहाँ पे क्या है, मैंने आपके लिए क्या क्वेश्चन रखा है, 26 से क्वेश्चन है, व्हाट इज इनर लाइन परमिट, व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, who is president of Turkey, what is 6th schedule of constitution, right to clean air is part of which fundamental right, what is highest tax slab of GST। तो हम इन सभी आंसर्स को लेंगे आज के आर्टिकल में। क्या है अभी देखते हैं क्या है। इकोनॉमी Q2 में श्रिंक करेगी, ये इसमें है। जो Q2 है, क्वार्टर आपको मालूम होगा इकोनॉमी के लिए क्वार्टर है, तो सेकंड क्वार्टर में श्रिंक करने वाली है। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अगस्त 31 को आना है। नाउ ये है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड 6 शेड्यूल के बारे में। मैंने शुरू में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर कर रही है अरुणाचल प्रदेश के लिए 6 शेड्यूल का स्टेटस लेने के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये विराट। यहाँ पे विराट जो शिप है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको स्क्रैप किया जा रहा है। कहाँ पे, ये अलंग गुजरात में इसको स्क्रैप किया जाएगा। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था, विक्रांत था, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया था। नाउ नेक्स्ट विल सी क्या है हमारा न्यूज़। नेक्स्ट इज एडिटोरियल। कौन सा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये है। ये क्या एडिटोरियल है, इट्स सेइंग ISIS के बारे में बता रहा है कि इस्लामिक स्टेट जो है, जहाँ पे कि जिन कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे इस्लामिक स्टेट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना इनरोड बना रहा है। उसमें वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इन दोनों को इन्होंने टारगेट किया है। अफगानिस्तान से कम होने के बाद में इसकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस सीरिया में है और वेस्ट अफ्रीका में इन्होंने अपना बेस बना लिया। 3 कंट्री का नाम दिया गया है, माली है, लीबिया है और बुर्किना फासो है, वहाँ की है। क्या है बेसिकली ये डिस्प्यूट ये रहता है कि जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वो सुन्नी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है और जो शिया है, जो जैसे ईरान फॉर एग्जांपल है, उनका ये विरोध करते हैं।
सो ये नए जगह पे ये पनप रहे हैं और इसका भारत की सिक्योरिटी पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहली चीज़ है कि मिडिल ईस्ट में भारत का इंटरेस्ट है, एंड सेकंड नॉर्थ अफ्रीका में भी वहाँ पे भी इंटरेस्ट है, प्लस ये इस्लामिक स्टेट जो है कश्मीर वगैरह में ना पहुँच जाए, ये भी भारत को देखना होता है। तो इस भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात कह रहा है टर्की का रोल के, जो टर्की के प्रेसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं। पुराने जो चर्चेस हैं, जो म्यूजियम्स हैं, उनको जैसे हाजिया सोफिया उसको कन्वर्ट कर दिया दोबारा मॉस्क के रूप में, मस्जिद के रूप में। तो काफ़ी हार्ड लाइन उन्होंने लिया हुआ है। मुस्लिम वर्ल्ड में एक मुस्लिम्स का लीडर बनने की, इस्लामिक लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको एनालाइज किया, क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं कि एक एसरिका नामक पॉलिटिकल एंटिटी टर्की में बनाने की बात चल रही है। एसरिका क्या होगा, जो विश्व में 61 मुस्लिम कंट्रीज है उनको मिला के एक पॉलिटिकल एंटिटी बनेगी एसरिका खिला, और उसका बेस होगा टर्की, और इस्तांबुल उसकी राजधानी होगी, और टर्की उसको लीडरशिप देगा, और कुरान के बेसिस पे और शरिया लॉ के बेसिस पे ये चलेंगे, ये बात कह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रपोज था, लेकिन अभी रिसेंटली जो डील्स हुए यूएई इजराइल का फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि सारी कंट्रीज ना ज्वाइन करें, बट इवन इफ 20 कंट्रीज ज्वाइन, अगर 20 कंट्री मुस्लिम कंट्रीज भी इसको ज्वाइन कर लेती है या इस तरीके का ये पॉलिटिकल एंटिटी बन जाती है, तो भी एक खतरा रहेगा, क्योंकि क्रिश्चियन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और मुस्लिम इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसमें लगातार लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि टर्की एक बार ऑटोमन साम्राज्य का बहुत बड़ा सेंटर था, मेन हब था, वहीं से ऑटोमन साम्राज्य का पूरा शुरू हुआ था। सो वो ये चाह रहे हैं कि ऑटोमन साम्राज्य जो खलीफा था उस तरीके के बनाए ये दोबारा। तो उसको लेके जो प्रेसिडेंट है टर्की के, उनका वो व्यू है, उस व्यू से वो काम करना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाजिया सोफिया 1453 में जब जीता गया था रोमन एम्पायर से, सो उस समय वो अल अस्क मॉस्क बनाया गया था, और बाद में उसको म्यूजियम बनाया गया था, क्योंकि टर्की सेक्युलर पहले फॉलो करता था अभी, लेकिन ये राष्ट्रपति जो है ज़्यादा हार्डलाइन लिया है, हार्डलाइन फंडामेंटलिस्ट टाइप की सोच रखी है उन्होंने। तो उन्होंने दोबारा मॉस्क को, म्यूजियम को दोबारा मॉस्क कन्वर्ट कर दिया, और वो ये दिखा रहे हैं कि मस्जिदें हैं उनको वो आज़ादी दिला रहे हैं, उनको गुलामी से निकाल रहे हैं। तो इस तरीके का लीडर वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं। सो बेसिकली ऑथर ये कह रहे हैं कि आज के वर्ल्ड में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे एक बात उन्होंने कही है कि जेरूसलम को भी आज़ादी दिलाएंगे, उसको इस्लामिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो वहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो 3 रिलीजन है, ज्यूइश रिलीजन है, क्रिश्चियन है और इस्लामिक, तीनों के लिए जेरूसलम एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, और इस तरीके की बातें टर्की की तरफ से आना सिर्फ वो प्रोवोकेट करने की बात है, प्रोवोकेट करेगा वेस्टर्न वर्ल्ड को और इजराइल को। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, कोई सोल्यूशन इसका नहीं होने वाला। बाय द वे जो ऑथर है वो खुद एक मुस्लिम है, मिस्टर ए फैजुर रहमान। तो अच्छे पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं, और ये प्रमोशन ऑफ मॉडरेट थॉट को प्रमोट करते हैं। तो उनसे ये आर्टिकल आया है, अपना व्यू पॉइंट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि कोरोना के बाद में कुछ कंपनीज जो चाइना से हटी थी, तो ये बात हुई थी कि वो कंपनीज भारत में आ सकती है, लेकिन ऐसा पूरा 100% नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नंबर 1 पे है, जबकि भारत 6ठे स्थान पे है, और एक्सपोर्ट के मामले में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के यूरोपियन यूनियन पहले पे है और चाइना दूसरे पे है। भारत टॉप 10 में भी नहीं है, और जो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स हैं वो 83% पूरे विश्व का वो एक्सपोर्ट करते हैं। कारण बता रहे हैं, कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D सब बताया इन्होंने, और ये बताया कि भारत में 5 राज्यों में जो मैन्युफैक्चरिंग है वहीं तक सीमित है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। फिर ये कहते हैं कि अगर बाकी राज्यों में लेके जाना है तो उनको ये नई स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेगी, किस तरीके से जो छोटे राज्य हैं या अन्य राज्य हैं जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, उनमें कैसे ले जाए, कैसे वैसा स्ट्रक्चर बनाए। बेसिकली अच्छा आर्टिकल है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मॉनसून सेशन। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, ये होगा सितंबर 4 से लेकर अक्टूबर 1 के बीच में, और कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो हेड किया है राजनीत सिंह जी ने, उन्होंने बताया है। फिर यहाँ पे ये है कि जो 3 एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम का, अगस्त 19 को ये बताया गया था, उसका विरोध कुछ जो यूनियंस है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये जयशंकर कुड मीट वांग एट SCO नेक्स्ट मंथ। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं भारत के जयशंकर, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग वी, इनकी मुलाकात हो सकती है मॉस्को में नेक्स्ट मंथ, जहाँ पे संघाई फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं SCO के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। SCO क्या है आप लिखिए कमेंट में, व्हाट इज SCO। और अभी के परिदृश्य में, अभी जो भारत का और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो SCO का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है वो आप लिखेंगे। फिर क्या है, फिर यहाँ पे कि
वर्चुअल मीटिंग सितंबर 4 को ब्रिक्स की भी होनी है, ब्रिक्स की भी वर्चुअल मीटिंग्स होनी है। तो ब्रिक्स क्या है आप वही बताइएगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको ये बिल्कुल आप माइंड में रखिए। एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, कौन कौन सी इसमें कंट्रीज है, क्या उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सितंबर में होना है मीटिंग, तो याद रखिएगा। अक्टूबर में आपका प्री है, अगर होता है तो ये उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा, हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सितंबर 4 को फॉरेन मिनिस्टर ब्रिक्स की। और ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट फाइल की है किसके खिलाफ में? हिजबुल मुजाहिदीन जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ में, टेरर फंडिंग केस में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? आईसीएमआर के द्वारा पे सेकंड सेरोलॉजी सर्वे वो कंडक्ट कराया जा रहा है सितंबर 5 से। पहला सेरोलॉजी सर्वे हुआ था तो उसमें 69 डिस्ट्रिक्ट 21 स्टेट्स में कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, इससे रिलेटेड है, जनवरी 2021 में भारत इंडिया विल ज्वाइन नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 ईयर टर्म एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट जो मेंबर है उसके रूप में भारत चुन लिया गया है, लेकिन ज्वाइन करेगा 2021 में, टर्म होगा 2 साल का। ये है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग एनजीटी। जो एनजीटी ने कहा है कि जो राइट टू क्लीन एयर है वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत है। और एक रिपोर्ट दी गई थी एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि 20 से 30% सिर्फ एयर पॉल्यूशन में रिडक्शन किया जा सकता है 2024 पे। उसी पे अपना कमेंट दिया था कि इसमें और इम्प्रूव किया जाए, बिकॉज राइट टू क्लीन एयर इज फंडामेंटल राइट एंड राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो ये आपको याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज बेलारूस। बेलारूस मैंने ऊपर ही बताया आपको। बेलारूस में पीसफुल रेवोल्यूशन चल रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको उसके प्रेसिडेंट है, 6ठी टर्म्स के लिए चुने गए हैं, करीब 25 साल से है वहाँ पे। और स्वेतलाना ये उनके खिलाफ खड़ी हुई थी इलेक्शन में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे माइक पॉम्पियो जो हैं वो सूडान उन्होंने विजिट किया है, कंट्री है अफ्रीका में सूडान। वहाँ पे ये कहा है कि जिस तरीके से यूए और इजराइल का पैक्ट हुआ है तो सूडान को भी इजराइल से पैक्ट करना चाहिए, तो ये बात कही है। फिर क्या है? ये है थाईलैंड से रिलेटेड। थाईलैंड में कुछ फेसबुक ग्रुप जो है वो बंद कर दिया गया है। हमारे काम की चीज़ क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नाम प्रायुत चान ओचा। और फिर से वही चीज़, किस तरीके से फेसबुक की जो दखलंदाजी है वो बढ़ती चली जा रही है गवर्नमेंट्स के बीच में। प्रोटेस्ट या जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर और अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। ये क्या है? ये है कि सेकेंड स्टिमुलस, मतलब जो दूसरा स्टिमुलस देना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जब कोरोना के केसेस कुछ कम होंगे तो सेकंड फाइनेंशियल पैकेज वो लेके आएगी गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे ये आरबीआई ने ये कहा है कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रिफॉर्म्स मस्ट है और रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे तभी सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाएगा। दूसरा ये है कि चाइना ने एक ब्रिक्स इनोवेशन बेस नाम का वो प्रपोज किया है जो 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगा। सो बेसिकली ये क्यों है? ये है कि जो उसकी हुआई कंपनी है उसको पुश करने के लिए इस तरीके का इसको प्रपोजल इन्होंने दिया। ये क्या है? आईसीसीआई सैटेलाइट इमेज यूज़ करेगा लोन देने के लिए। कैसे यूज़ करेगा? कि जो फार्मर्स लोन लेने आएंगे तो सैटेलाइट इमेज के थ्रू उनकी कितनी ज़मीन है, क्या क्या फसल बोते हैं, उसको चेक करवाएंगे ये। तो ये आईसीसीआई कदम उठाने जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? ये मैंने आपको बताया था, 2 व्हीलर्स जो 2 पहिया है उन पे जीएसटी रेट घटाने की बात चल रही है। जीएसटी काउंसिल इसको डिस्कस करेगा। अभी 28% जीएसटी में आता है, इसको घटा के 18% में करने की बात चल रही है। नाउ हमारा मेंस के क्वेश्चंस। अब मैंने आपके लिए मेंस के क्वेश्चंस रखे हैं, ध्यान से देखिए क्या मेंस के क्वेश्चंस हैं, इसको आप आंसर करिएगा। मेंस क्वेश्चन रखा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स ब्रिंग आउट द रोल एंड रेलेवेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। और फिर बताना है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इफ दे फॉलो द एथोस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन ये रखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं रोल उसमें उसके तहत पार्लियामेंट्री कमिटीज के रोल एंड रेलेवेंस पे कमेंट करिए और ये बताइए कि क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा ये है क्वेश्चन है मेंस का, इन व्यू ऑफ रीसेंट डिबेट ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्रिटिकली एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 129, 142 एंड रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल। जो अभी पूरा डिबेट चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो आपको क्रिटिकली ये कमेंट करना है जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्पिरिट है आर्टिकल 129 का, आर्टिकल 142 का एंड अटॉर्नी जनरल के रोल उसी से संबंधित आपको इसमें बताना है। तो क्रिटिकली जब एक्सप्लेन करना होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस पे खिलाफ कोई अगर नेगेटिव बात है दैट ऑल्सो यू कैन ऑल्सो मेंशन द सॉल्यूशंस एंड द पॉजिटिव्स विच कैन बी डन। सो ये मेंस के दोनों क्वेश्चंस है, पूरा मैंने 25 और 26 दोनों का मैंने कवर कर दिया है।
आप आंसर्स जो है अपने जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, सो दैट योर राइटिंग जो स्किल्स है वो आपकी इंप्रूव होते रहे। तो फ्रेंड्स, ये था 25 एंड 26 का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस, करंट अफेयर्स, जीके क्वेश्चंस। थैंक यू।